पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा, कल गूंजी गांव में सेना आईटीबीपी बीआरओ जवान करेंगे बातचीत। पीएम मोदी के कल पिथौरागढ़ दौरे को लेकर बोले सीएम धामी, प्रधानमंत्री के दौरे से उत्तराखंड को पर्यटन में लगेंगे पंख। आज 1:30 बजे बंद हो जाएंगे श्री हेमकुंड साहिब के कपाट। सर्दियों में 5 महीने गुरुद्वारा बंद रहेगा, तैयारियां पूरी। उत्तराखंड के राज्यपाल पहुंचेंगे। उत्तराखंड में वायरल फीवर ने बढ़ाई टेंशन, डेंगू के प्रकोप के साथ साथ अब वायरल का कहर, तेजी से फैल रहा वायरल फीवर का प्रकोप। एचआरएसयू को मिला गोल्ड अवार्ड, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में किया शानदार काम। एचआरएसयू के कीर्तिमान स्थापित करने वाला पहला उत्तर भारतीय संस्थान। उत्तराखंड में पहली बार पर्यटक स्थलों का कराया जाएगा सर्वे, योजनाएं बनाने में काम आएगा डाटा। चारधाम यात्रा में आने वाले तीर्थयात्री भी शामिल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। बढ़ेंगे खबरों की ओर। हेमकुंड साहिब समुद्र तल से करीब 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित उच्च हिमालयी हिंदू सिख आस्था का तीर्थ है और लोकपाल हेमकुंड साहिब के कपाट आज बंद हो जाएंगे। कपाट बंदी को लेकर हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा मैनेजमेंट ट्रस्ट की सभी तैयारियां पूरी हो गई है। ट्रस्ट के वरिष्ठ प्रबंधक सरदार सेवा सिंह की अगुवाई में गोविंद घाट से लेकर गोविंद धाम श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के तोरण पताकाओं से सजाया गया है। करीब 2500 श्रद्धालु साल के अंतिम अरदास सहित कपाट बंदी के समय मौजूद रहेंगे। वहीं बुधवार की अरदास और गुरुवार कीर्तन हेतु हेमकुंड धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए हेमकुंड साहिब ट्रस्ट द्वारा पूरी तैयारी की गई है। खबर अक्सर से, जहां पर हरिद्वार देहात क्षेत्र में डेंगू के प्रकोप के साथ साथ अब वायरल फीवर ने भी कोहराम मचा दिया है। हरिद्वार देहात के अधिकांश इलाकों में इन दोनों वायरल फीवर का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। लक्सर, खानपुर, पथरी, लंडौरा में मंगलौर जैसे बाढ़ग्रस्त एरिया में वायरल फीवर का ज्यादा प्रकोप दिखाई दे रहा है। देहात के अस्पतालों में सुबह से ही वायरल फीवर से पीड़ित लोगों की लाइन लग जाती है। अकेले लक्सर सीएससी पर हर रोज 200 से लेकर 250 तक वायरल फीवर से पीड़ित लोग पहुंच रहे हैं। इस प्रकार खानपुर में भी व मंगलौर और गांव के छोटे स्वास्थ्य केंद्रों पर भी 50 और 100 से अधिक वायरल फीवर से पीड़ित लोग दवा लेने पहुंच रहे हैं। इसके अलावा क्षेत्र में डेंगू का प्रकोप भी लगातार जारी है। टोटल 33 सैलाइजर पॉजिटिव केस आए थे, जिसके अंतर्गत हमने जो फोन के माध्यम से, आशा के माध्यम से भी देखा रखा गया है। एट प्रेजेंट जो एडमिशन है वो भी बहुत कम है। डेंगू के जितने भी केसेस आ रहे हैं वो आशा के माध्यम से, जैसे भी हमें किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में केसेस मिल रहे हैं कि ज़्यादा बहुत ज़्यादा संभावित केस बुखार के हैं, तो हम एक दिन वहाँ पर कैंप लगा के उसकी और नगर निगम के साथ या एसडीएम साहब के साथ उसमें लार्वा नष्ट करने की उसमें प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ साथ अभी भी हमारे प्रतिदिन ओपीडी जो चल रही है यहाँ पे कट से कट रहा है, वो 200 से ऊपर ही जा रहा है, जिसमें ज़्यादातर वायरल फीवर का ज़्यादा आ रहा है। मौसम के बदलने से वायरल फीवर ज़्यादा आ रहा है, लेकिन लोग घबराने के कारण ज़्यादा अपनी जांच करा रहे हैं, जिससे वो नेगेटिव आ रही है। उत्तराखंड में निवास कर रहे तिब्बती नागरिकों को राज्य और केंद्र सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने इसके लिए तिब्बती पुनर्वास नीति को राज्य में लागू करने की पहल की है। तिब्बती नागरिकों की समस्याओं को दूर करने के लिए अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में सभी विभाग के अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक ली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को तिब्बती पुनर्वास नीति को प्रख्यापित करने के निर्देश दिए हैं। इसी तरह भारत सरकार और राज्य सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ राज्य में निवास कर रहे तिब्बती नागरिकों तक भी पहुंचाए जा रहे हैं।
लक्सर में सनातन धर्म रक्षा रामलीला कमेटी के द्वारा कस्बे के बसेड़ी रोड स्थित रामलीला मैदान पर भगवान गणेश व मां काली की भव्य नगर शोभा यात्रा के साथ ही पंडित वेदव्यास गणेश द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ रामलीला मंचन का शुभारंभ किया गया है। रामलीला मंचन का शुभारंभ RBNS शुगर मिल प्रधान प्रबंधक SP सिंह व नगर पालिका अध्यक्ष अमरीश गर्ग और उपजिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान ने फीता काटकर आरती के साथ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। वहीं युवा श्री रामलीला कमेटी के संरक्षक राहुल अग्रवाल ने कहा कि इस समय लक्सर क्षेत्र बाढ़ से ग्रस्त है, जहाँ डेंगू का प्रकोप भी फैला हुआ है। बावजूद इसके हौसला कम नहीं है। जय श्री राम। ताजे से स्वागत आज के सरगम का। प्यार में डूबी प्यार में खोई प्यार की धुन में जागी न सोई। श्री सनातन धर्म सभा श्री रामलीला कमेटी रजिस्टर्ड लक्सर द्वारा 86वीं भव्य श्री रामलीला महोत्सव का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया जा रहा है और सनातन धर्म प्रेमियों का इतना उत्साह है कि लक्सर नगर जो पूरा क्षेत्र बाढ़ की विभीषिका से अभी जूझा और डेंगू जैसी गंभीर बीमारी हुई, उसके बाद भी युवाओं की टीम थी और सभी बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से और उनके मार्गदर्शन से बहुत सहयोग लक्सर क्षेत्र के वासियों का मिला और आज हम ये भव्य आयोजन आज के दिन से 10 अक्टूबर से प्रारंभ कर रहे हैं, जो 16 दिन बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा और विजयदशमी के बाद भगवान श्री राम जी का राज तिलक 25 अक्टूबर में होगा। ये 16 दिन बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ सभी लक्सरवासी मिलकर इस रामलीला कार्यक्रम को करने वाले हैं। उत्तराखंड में अब सहकारिता विभाग की प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के काम पर शासन नजर रखेगा। मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने सभी जिलाधिकारियों को सहकारी समितियों के निरीक्षण के निर्देश दिए। जिला स्तरीय निगरानी एवं कार्यान्वयन लाभान्वित होगी और कंप्यूटराइजेशन जल्द ही पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि मैक्स को ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराकर छोटे किसान व गरीब मजदूरों को सीधे लाभ दिलाया जाए। गैस वितरण एजेंसी और पेट्रोल पंपों के आवंटन में समितियों को वरीयता दी जाए। गन्ना समितियों को भी इसमें शामिल करते हुए अधिक से अधिक प्राथमिक कृषि ऋण समितियां तैयार करें। मुख्य सचिव ने समितियों से ही कॉमन सर्विस सेंटर भी चलाने के निर्देश दिए हैं। खबर देहरादून से, जहां पर आवास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की 17वीं बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाली कोई भी विषय लंबित न रहे, इसके लिए लगभग प्रत्येक 3 माह में एक बोर्ड की बैठक सुनिश्चित की जाए। मंत्री ने उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत पार्किंग के संबंध में दिसंबर 2023 तक DPR तैयार करते हुए पार्किंग स्थलों का चयन, निर्माण तथा लोकार्पण निश्चित समयावधि के अंतर्गत करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। सबसे पहले तो मेरे द्वारा बोर्ड में कहा गया कि हम लगभग हर 3 माह में इस बैठक को करेंगे। दूसरा, जो हमारे यहाँ बोर्ड की बैठक में ये भी तय हुआ कि हम लोग पूरी तरह से समयबद्ध तरीके से सब काम करेंगे। जैसे पार्किंग की बात आई, पार्किंग हमारे यहाँ जो प्रस्तावित थी उसके सापेक्ष कुछ पार्किंग का काम DPR वगैरह इस बनने में थोड़ा सा विलम्ब हो रहा था, तो मेरे द्वारा उनसे स्पष्ट तौर पे कहा गया कि भाई ये इसमें हम टाइम लिमिट तय करें कि कब तक हम DPR इसकी तैयार करें। तो
उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले मदरसों पर राज छोड़ गए। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश भर के मदरसों के सत्यापन के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को निर्देश देते हुए कहा है कि जिस भी मदरसे ने अनैतिक कार्य मिले वहां तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि सीएम धामी ने नैनीताल के वीरभट्टी में एक आजाद मदरसे में बच्चों के साथ हुए अमानवीय व्यवहार का संज्ञान लेते हुए निर्देश जारी किए हैं। वीरभट्टी में अवैध मदरसा चुरा जाने को लेकर जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए मौके पर जाकर चेकिंग की तो 24 बच्चे मदरसे में पढ़ रहे थे जो कि बीमार पाए गए। हल्द्वानी सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि नैनीताल जिले के जौली कोट वीरभट्टी में 2010 से अवैध मदरसा चलाया जा रहा था। वही जब मदरसे की चेकिंग की गई तो यहाँ पर बच्चे बीमार मिले। बच्चों के लिए ना ही पीने का पानी स्वच्छ है और ना ही यहाँ पर रहने की उचित व्यवस्थाएं हैं। जिन कमरों में बच्चे रह रहे थे वहां भी गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिस वजह से मदरसा सील कर दिया गया। साथ ही सभी बच्चों को उनके अभिभावकों के सुपुर्द किया जाएगा। वही इस मामले के सामने आने के बाद कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार अनैतिक कार्य करने वाले मदरसों पर कार्रवाई करे, लेकिन इसकी आड़ में पूरे समुदाय को बदनाम नहीं करना चाहिए। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले मदरसों पर रार छिड़ गई है। दरअसल नैनीताल के वीरभट्टी में अवैध मदरसे को जिला प्रशासन ने सील कर दिया है। अवैध मदरसे को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद जिला प्रशासन की टीम ने मौके पर जाकर चेकिंग की तो मदरसे में पढ़ रहे 24 बच्चे बीमार पाए गए। हल्द्वानी सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि नैनीताल जिले के जोली कोट वीरभट्टी में साल 2010 से अवैध मदरसा चलाया जा रहा था। वहीं जब मदरसे की चेकिंग की गई तो यहाँ बच्चे बीमार मिले। बच्चों के लिए ना ही पीने का पानी स्वच्छ है और ना ही यहाँ पर रहने की उचित व्यवस्थाएं। जिन कमरों में बच्चे रह रहे थे वहाँ भी गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिस वजह से मदरसा सील कर दिया है। साथ ही सभी बच्चों को उनके अभिभावकों को सुपुर्द किया जाएगा। जो आरोप लगाए हैं, जो उन्होंने अपना नाम भी नहीं कई बार जिन्होंने बताया है, उन्होंने बताया पानी की टंकियां चेक करिएगा, उसमें कीड़े हैं। तो मौके पे जब पानी की टंकी को चेक किया गया तो उसमें कीड़े निकले और उसका भी सैंपल करवाया जा रहा है जल संस्थान के माध्यम से। इसी तरह बच्चों ने बताया कि उन्हें पेरेंट्स ने बताया कि बच्चों को अच्छा खाना नहीं मिलता है, वो भी हमने पता किया तो बच्चों को नॉर्मल दाल चावल और ऐसे ही खाना मिलता है। कोई भी कभी भी फ्रूट्स या दूध वगैरह कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती है। मेनली खाने का से ज़्यादा इशू ये है कि जो पानी पिलाया जा रहा है वो उसमें पूरे कीड़े पड़े हुए हैं। कि वैध अवैध को लेकर संबंधित विभाग यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे समाज कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण के जो अधिकारी हैं वो अपने कागज़ देख रहे हैं। हम लोग बेसिकली जो बच्चों की से जुड़ी समस्याएं हैं उन पर देख रहे हैं। बच्चों की हालत देखिए, कोई रो रहा है, कोई बुखार में है, कोई टीबी में है, कोई किसी में हो, कोई किसी में। फिर सब बच्चों ने सर मुझसे आके जब मैंने उनसे कहा बेटा डरो मत, जैसे मैं इनका पापा हूँ ऐसे ही मैं तुम्हारा चाचा, मुझे जो समझते हो आप वो समझो और अपनी सारी परेशानी मुझे बताओ। उन सब बच्चों ने अपनी सारी परेशानी बताई। मैंने उनसे खान पान के लिए पूछा तो खान पान देख के सर मैं तो कुछ देर तक दंग रह गए थे। मैंने कमरे देखे सर, इनके लिहाज कैसे देखे, इनकी लेटरिन बाथरूम देखी, इनका रहन सहन देखा साहब, तो मेरा दिल टहल के रह गया। इनमें से होंगे एक दो बच्चे जो माँ बाप से शिकायत करा है, उसी शिकायत के ऊपर अफसरों की बात गया, यही बात है और क्या है। नया बिस्तर देते हैं, ये अक्टूबर है, बिस्तर हमने नया लाया है, आप देख सकते हैं। पानी हम उबाल के पिलाते हैं, हम खुद भी पीते हैं पानी। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। बच्चों को हम नहीं मारते हैं। वो मेरा बेटा है, कभी कभी आता है, कोई जरूरी नहीं है कि बच्चों की खबर सही होंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले के सामने आने के बाद प्रदेश भर की मदरसों के सत्यापन के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को निर्देश देते हुए कहा कि जिस भी मदरसे में अनैतिक कार्य मिले वहां तत्कालीन कानूनी कार्रवाई की जाए। आपको बता दें, सीएम धामी ने नैनीताल के वीरभट्टी में एक अवैध मदरसे में बच्चों के साथ हुए अमानवीय व्यवहार का संज्ञान लेते हुए यह निर्देश दिया है। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार अनैतिक कार्य करने वाले मदरसों पर कार्रवाई करे, लेकिन इसकी आड़ में पूरे समुदाय को बदनाम नहीं करना चाहिए। देखिए, ऐसा है, मुख्यमंत्री जी की बहुत ही सराहनीय पहल है और मैं कहना चाहूँगी कि मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने कितनी सजगता से, कितनी त्वरित निर्णय लिया कि उन बच्चों के साथ जो अमानवीय कृत्य हुआ था उसको अपने संज्ञान में लिया और जांच के आदेश दिए। वो 24 बच्चों के भी बयान हो रहे हैं, वो अपनी चीजें बताएंगे, अपने दुख को व्यक्त करेंगे कि उनके साथ कितना अमानवीय कृत्य हुआ है।
और उसके बाद जो मुख्यमंत्री जी ने सत्यापित करने के लिए बोल रखा है, वो भी काफी अच्छा पहल है। अनैतिक गतिविधि चाहे मदरसे में हो या अन्य किसी शिक्षण संस्थान में हो या किसी दूसरी जगह हो, कोई भी अनैतिक कार्य और गैर कानूनी कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई जो है पुलिस प्रशासन को करनी चाहिए। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इसी बीच आपको बरेली से खबर बता देते हैं। बरेली से बड़ी खबर, बरेली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। बरेली से खबर, जहां पर छात्रा को ट्रेन के आगे फेंकने का मामले में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। छात्रा के परिजनों ने पहले भी पुलिस से शिकायत की थी। कार्रवाई न होने से शोधों के हौसले हुए बुलंद। कल शोधों ने फिर से छात्रा के साथ की छेड़खानी। विरोध करने पर छात्रा को ट्रेन के आगे फेंक दिया। पुलिस पहले कार्रवाई करती तो ऐसी घटना ना होती। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दीपक चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी, क्या कुछ जानकारी है? जी ऐसी आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि बरेली के थाना सीवीएल की एक घटना है, जहां पर एक बालिका जो है अपने कोचिंग के लिए जाती थी। वहां पर शोधे उसे लगातार कई महीनों से उसे परेशान कर रहे थे। उसके बावजूद उसके परिवार वालों ने जब यहाँ पुलिस से शिकायत की, पुलिस ने अपनी संज्ञान भी नहीं लिया और कल जाके एक बड़ी घटना जो है वो सामने आ गई। पुलिस जो बालिका थी, बालिका अपना कोचिंग से पढ़ के आ रही थी। आने के बाद रास्ते में चौदह के एक साथी ने उसको परेशान करने की कोशिश करी, जिसका विरोध करना जो है वो उसको अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती उसको दिखाई देने लगी। वहां चौधरी ने विरोध करते हुए जो है उसको ट्रेन के आगे फेंक दिया, जहां पर उसका एक हाथ कट गया और उसके 2 पैर कट गए। शरीर की कई हड्डियां उसकी टूट गई और अचेतावस्था में जो है रात के 9:30 बजे तक वो लाइनों में वहां पर वो पड़ी रही। उसके बाद किसी ने जानकारी उसके परिवार वालों को दी कि आपकी बेटी जो है वो मरणासन अवस्था में वहां पर पड़ी हुई है। उसके बाद वहां पर उसको अस्पताल में जो है एडमिट कराया गया, जहां पर उसका इलाज के लिए किया गया। इसी घटना का जो है वो संज्ञान सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लेते हुए प्रशासन को कड़ी चेतावनी देते हुए सारे प्रशासन को अलर्ट किया, जहां पर पुलिस प्रशासन व जिला प्रशासन जो है तत्काल सवेरे 9 बजे वहां पर पहुंचकर घटना को संज्ञान में लेते हुए तत्काल त्वरित कार्रवाई करी है। और योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो है वो 5 लाख रुपए की धनराशि उनके परिवार वालों को दी गई है। उसके साथ ही जो है वो एक अभियुक्त को जो है वो गिरफ्तार किया गया है उसके पिता के साथ, और बाकी टीमें गठित कर दी गई है जो बाकी के लोग और भी जो है उस घटना में शामिल थे उनको गिरफ्तार करने के लिए। जी ऐसी दीपक जी, अगर बात करें तो लड़के की स्थिति कैसी बनी हुई है और साथ ही साथ प्रशासन ने पहले कोई काम क्यों नहीं किया? क्या मुख्यमंत्री के आदेश का इंतजार कर रहे थे पुलिस वाले? जी ऐसी इस तरह की कई बार रिपोर्टें आती हैं, कई तरह की कंप्लेंटें आती हैं, लेकिन पुलिस तुरंत कार्रवाई नहीं कर पाती है। लेकिन जब घटना सामने आ गई उसके बाद सारा पुलिस महकमा जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट हुआ। अलर्ट होने के बाद ही ये घटना जो थी उसका अब खुलासा करने पे लगे हुए हैं। सभी पुलिस प्रशासन जो है वहां पर मौजूद है लगातार। और इसके बाद लड़की की जो अवस्था है इस समय, लड़की को हायर सेंटर में जो है वो भेजा जा रहा है उसके और अच्छे इलाज के लिए। जिला प्रशासन ने जो है वो पूरी तरीके से जो है सारे खर्च को जो है जो उसके इलाज में जो खर्च आएगा उसको सारा कुछ वो वहन करने की जिम्मेदारी उन्होंने ली है। और भी किसी भी तरह की जो वहां पर उसकी सुविधा की जरूरत है उसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद व अलर्ट है। जी यशी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें कि मामले में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। छात्रा के परिजनों ने पहले भी पुलिस से शिकायत की थी, हालांकि प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और अगर प्रशासन इस ओर ध्यान देता तो शायद ये बड़ी घटना नहीं हो पाती।
और इसी बीच आपको कासगंज से खबर बता देते हैं। कासगंज से खबर, नोवा दूध फैक्ट्री पर आयकर विभाग का छापा। सुबह 7 बजे से चल रही है लगातार छापेमार कार्रवाई। स्टॉक और जरूरी कागजात जांच रही है आयकर की टीम। फैक्ट्री में आगंतुकों को प्रवेश को रोका गया है। इनकम टैक्स का छापा, सुबह 7 बजे से चल रही है रेड। इनकम टैक्स की छापेमार कार्रवाई, सुबह 7 बजे से चल रही है कार्रवाई। लोगों को तो किसी चीज का पता नहीं है, हम आपके लिए बता रहे हैं। आगंतुकों को फिलहाल अभी रोका गया है। सुबह 7 बजे से ये कार्रवाई जारी है। लोगों को तो किसी चीज का पता नहीं है, हम आपके लिए बता रहे हैं। नोवा दूध फैक्ट्री पर आयकर विभाग का छापा। सुबह 7 बजे से आपको बता दें कि इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। लोगों को तो किसी चीज का पता नहीं है, हम आपके लिए बता रहे हैं। कासगंज से खबर, जहां पर दूध की फैक्ट्री में छापा मारा गया है और सुबह से टेस्टिंग वगैरह की जा रही है। हालांकि किसी तरीके की जानकारी फिलहाल साझा नहीं की गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। लोगों को तो किसी चीज का पता नहीं है, हम आपके लिए बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रशांत हमारे साथ जुड़ चुके। प्रशांत, क्या कुछ जानकारी है? नोवा दूध फैक्ट्री पर आयकर विभाग का छापा, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जी आपको बता दूं, आज सुबह से ही नोवा फैक्ट्री है कासगंज के अंदर, इसमें आयकर विभाग का छापेमारी चल रही है, जबकि पूरी मीडिया को कासगंज नोवा फैक्ट्री से बाहर रखा गया है। पूरी गाड़ियां सुबह से लेकर अभी तक कोई भी अपडेट नहीं दे रही है। कोई आयकर विभाग वाले उनके सारे दस्तावेज सब खंगाले जा रही हैं इस समय। और आपको बता दें, नोवा फैक्ट्री के अंदर दूध और घी बनता है। पूरी जो आपको पता है, दिल्ली से पूरी टीम आई है और आयकर विभाग की कोई भी किसी को भी, ना है कर्मचारी हो या मजदूर, सभी को दरबारी से ही वापस लौटाया गया है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि नोवा दूध फैक्ट्री पर आयकर विभाग का छापा। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।